हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आपके लिए एक नया कोर्स लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्रैक एसपीआई 2025। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे महाराष्ट्र के लिए हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका होता है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उनको हेल्प करती है एक अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ा करके, और उनको प्रिपेयर करवाती है एनडीए के लिए, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर एनडीए के लिए करते हैं। लेकिन इसके अंदर सीट लिमिटेड है, तो उसके लिए तैयारी भी बहुत अच्छी चाहिए। लिमिटेड तैयारी से काम नहीं चलेगा, तो उस प्रिपरेशन को पूरा करने के लिए हम आपको हेल्प करने वाले हैं। हमने लास्ट ईयर भी कुछ सीरीज करा था, लेकिन इस टाइम पे हम लोग इसको पूरे अच्छे तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज भी होगा, एक्सपर्ट टीम होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे लोग, 10 लोग आपको दिख रहे हैं, 10 लोगों की टीम है। ये आपको प्रिपेयर करवाएंगे एसपीआई के लिए। और एसबीआई जो है, मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए, कि एसबीआई जो है वो औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के, जो कि आज संभाजी नगर के नाम से फेमस है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए नासिक में है, जहाँ पर हम लोग हैं। एसबीआई का प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हैं, जो कि जिसका एग्ज़ाम टेंटेटिवली जो है वो अप्रैल में होता है। लेकिन साथ साथ आपको अभी 10th बोर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको 10th की भी प्रिपरेशन साथ में करवाएंगे। ये कॉम्बो ऑफर आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल होगा। और उसके अंदर क्लास 10th में हम स्टेट बोर्ड को कवर करने वाले हैं। हम लोग सीबीएसई को कवर नहीं कर पाएंगे, एट ए टाइम एक ही हम कर पाएंगे, लेकिन हाँ, एसबीआई के अंदर हम वो सारे बच्चों को कवर करेंगे, वो इधर स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, और आईसीएसई बोर्ड हो। तो यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ करके अपने बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। क्लास 10th में जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। प्लस आपके यहाँ पर जो एसपीआई की प्रिपरेशन है वो भी हो जाती है। इसमें कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, कुछ लाइव लेक्चर्स रहेंगी, और ये जो लेक्चर्स है रिकॉर्डेड है, जो कि आप अभी देख रहे हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर। ओके, तो जो टीम है काफी एक्सपीरियंस्ड है, हमने एनडीए के काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, और ये सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और आपके इस सफर में, एसपीआई के भी सफर में हम आपका हेल्प करेंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए हमारा अध्ययन डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, एज वेल एज प्ले स्टोर पे हमारे ऐप्स भी हैं, वहां पे भी जाके आप लॉग इन कर सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए हुए। चलिए, तो अभी जो है जो हम आज चैप्टर ले रहे हैं क्लास 10th का, वो है ग्रेविटेशन। इसके अंदर हम क्या कवर करेंगे, हम वो सारी चीजें, थ्योरी वगैरह हम कवर नहीं करने जा रहे। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम आ गया है आपका, अब ज्यादा थ्योरी पढ़ करके कोई फायदा नहीं है, टाइम नहीं है उतना। तभी आपको क्या करना होगा, आपको जो भी आपने अब तक पढ़ा हुआ है उसको आपको टेस्ट करना होगा। कैसे? आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है लास्ट ईयर के, वो आपसे होते हैं कि नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है। तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप कर रहे होंगे, जिसको तो उसमें जहां पे भी आपको दिक्कत आ रही होगी, उस जगह पे हम थोड़ा सा थ्योरी हम जरूर देखेंगे, और उस थ्योरी के हेल्प से फिर हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन करके मैं सारा यहाँ पे ले रहा हूँ, और मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलो। तो जो सबसे पहला जो है क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क का है, ओके, ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर सारी चीजें आपके कवर रहेंगी। और इसका रेफरेंस मैं बता देता हूँ, रेफरेंस क्या लिया है हमने। रेफरेंस लिया हमने टारगेट बुक, जो है टारगेट पब्लिकेशन, टारगेट पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको हमने रेफरेंस लिया है। ओके, तो आपके पास भी अगर है तो आप वहां से भी देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी है तो हम लोग आपको यहाँ पे करवा ही रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। आपको पैटर्न वगैरह आई होप आपको पता होगा, उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, दिस टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, मस्ट बी। तो ये क्या होना चाहिए? तो ये आपको पता है कि कोई भी अगर है हमारे पास प्लैनेट, जैसे कि हमारी धरती है यहाँ पे, अर्थ, ठीक है, तो अर्थ के अंदर जो है एक मास है, ऑब्वियसली प्लैनेट के अंदर मास होता है। ओके, अभी कोई भी दूसरा अगर ऑब्जेक्ट है छोटा सा, मान के चलो हमने स्मॉल एम बोला है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लग रहा है। तो इसमें फोर्स इधर लगा, और इस मास ने इस पे फोर्स इधर लगाया। ये फोर्स की वैल्यू भी है, आपको पता है, हम वहां पे यहाँ पे भी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये तभी इसके ऊपर फोर्स लगा पा रहा है क्योंकि इसके फील्ड में है। एक बार इसके फील्ड से बाहर चला गया, मान के चलो ये फील्ड है,
तो इस फील्ड से बाहर चला गया तो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि वो मिनिमम आप क्या वेलोसिटी दो इस स्पेसक्राफ्ट को या इस मास को, सच दैट इट विल जस्ट एस्केप फ्रॉम इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आपको भी पता है उस वैल्यू को, जो वेलोसिटी आप देते हो उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको, एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी जो है भाई साहब कैसे, कितना होता है, वीई उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो है वो मास ऑफ जो है अर्थ इंपॉर्टेंट है या मास ऑफ प्लैनेट इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए। मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको आप प्रोजेक्ट करने वाले हो, वो स्पेसक्राफ्ट हो या हाथी है या तुम खुद हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। ओके, तो ये वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसक्राफ्ट का मास है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता स्पेसक्राफ्ट का मास क्या, इसलिए मास नहीं भी दिया तो आपको टेंशन नहीं लेना है। डायरेक्टली आंसर क्या मारना है, बी फॉर बॉम्बे, है ना। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके, तो इसके साथ हम अब ये क्वेश्चन समाप्त करके आगे बढ़ जाते हैं। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा हमें इसको इसको आंसर करना है। इसके अंदर जो है वैसे आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ओके, इसके अंदर क्वेश्चन ऐसा है, राइट प्रॉपर आंसर इन दिस बॉक्स। तो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखोगे तो दो आपके पास मास दे रखा है। ओके, और उस मास के बीच की दूरी दे रखी है, दूरी इसके अंदर डी है, ठीक है, ये भी m1 एंड m2। तो यहाँ पे फोर्स अगर यहाँ पर g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, आपको भी पता है कि दो मास अगर आपके पास है, यहाँ पे m1 है, दूसरा आपके पास एक और है m2। ओके, इसके बीच के डिस्टेंस d है, तो आप लिख सकते हो फोर्स का फॉर्मूला जो है, फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लगता है इसके अंदर, और फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है आपका g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, लाइक दिस, अंडरस्टूड। तो वही चीज इसके अंदर लिखा है, इसमें कुछ भी ऐसे नई बात नहीं है। तो इस सवाल में ऐसा बोला है कि अगर हम इसकी बीच का डिस्टेंस बढ़ा दें, 3D कर दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, नया फोर्स आप एफ डैश लिखो, वही सेम नाम मत दो। ओके, हम एफ डैश जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगेन g m1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो m1 की जगह पे m1 ही रहेगा, m2 हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस, इस बार डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3D का होल स्क्वायर। ओके, सो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम g m1 m2 अपॉन 9d स्क्वायर। आप ये ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो चीज है ना, ये हमारा पुराना पहचान है, इससे इसको हम f कह रहे हैं, दिस इज नथिंग बट f। तो f डैश इज नथिंग बट 1/9 टाइम्स ये होल थिंग। तो ये वैल्यू कितनी है, f है, तो दिस बिकम्स f डैश इक्वल्स टू f अपॉन 9। कितना हो जाएगा ये, f अपॉन 9। तो कुछ ये कहीं ना कहीं आंसर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये कहीं ना कहीं आंसर है जो कि आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो f अपॉन 9 मतलब यही चीज दे रखा है, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ g चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। ठीक है ना, अगर हम धरती के नीचे जाते हैं तो क्यों वो चेंज हो जाता है g का वैल्यू, वो हम जरा समझने का ट्राई करते हैं। ओके, तो ये है हमारी धरती। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि जो है ये सेंटर है हमारा। ओके, और ये आपका रेडियस है r। ठीक, और हमने बहुत सारे पॉइंट ले रखे हैं, मान के चलिए एक पॉइंट हमारा यहाँ है, सेंटर हो गया, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ है पॉइंट ए, और थर्ड पॉइंट यहाँ है पॉइंट बी, और आगे जाके पॉइंट सी, हमने ऐसे पॉइंट्स ले लिए बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पर जी की वैल्यू अलग अलग होगी। एग्जैक्टली जी सरफेस पर, सरफेस जो कि असल में सरफेस का मतलब यहाँ पे बी पॉइंट हो जाएगा, जी सरफेस पर इसका वैल्यू हो जाता है gm अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू हो जाता है, जहां पर r जो है आपका क्या है, रेडियस है, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो यहाँ पर इस हिसाब से इसका एक वैल्यू आता है जिसको हम लोग बोलते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लाइक दिस। कुछ इस तरीके से होता है, आपको मालूम रहेगा। ओके, अब जैसे आप बी से सी की तरफ जाओगे तो ये वाला वैल्यू जो है, अगर ये वाला लेंथ h है तो ये हो जाएगा g, इसको हम जी बी भी बोल सकते हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे इसके हिसाब से हमने b पॉइंट दिया है। ओके, अब यहाँ पे c पॉइंट है, तो c पॉइंट धरती से दूर है,
तो इस जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, जी एम अपॉन, ये हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओवरऑल ये वाला वैल्यू जो है ना, वो जी सरफेस से कम है ना, क्योंकि ये नीचे का वैल्यू बढ़ गया ना, तो ओवरऑल क्या हो गया, कम हो गया। जब हम नीचे चले जाते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, जब हम जी ए की बात करेंगे तो उस केस में हो जाता है जी एम अपॉन आर माइनस एच का होल स्क्वायर। ये सही है क्या, बोल सकते क्या ऐसा, मान के चलो यहाँ से यहाँ ये दूरी एच है, अगेन ऐसा हमने ऐसा माना है बस, ये एच अलग, ये एच अलग, ये डेप्थ, ये या आप ऐसा कर लो, इसको डी लिख लो तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आर माइनस डी का होल स्क्वायर। सही है ये, नहीं ये सही नहीं है। क्या गड़बड़ है इसके अंदर, गड़बड़ ये है यहाँ पे मास m नहीं लिखोगे आप, क्योंकि ये जब आप यहाँ पे देख रहे हो ना, तो ये मास कौन सा लेगा, ये वाला अंदर का मास लेने वाला है, वो बाहर वाला मास नहीं लेगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से ही एग्जैक्टली ये नहीं होगा, यहाँ पे m डैश होगा, अंदर का मास लेंगे, लेकिन जो भी है ये वैल्यू पहले से घट जाएगी, है ना। ओके, ये अगर इसको देख के लगता है कि ये बढ़ जाएगी क्योंकि ये वैल्यू घट गया, लेकिन ऐसा नहीं है, m का वैल्यू कम हो जाता है, तो m का वैल्यू कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली अंदर का जो वैल्यू है वो भी कम हो जाता है। तो इसका ये रीजन है कि जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो फिर चूंकि डिस्टेंस कम हो रहा है, एग्जैक्टली जीरो पर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस कर लेता हूं मैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। वही सारी चीजें इसके अंदर लिख रखे हैं लैंग्वेज के अंदर। देखो, फर्स्ट है acceleration due to gravity on earth surface is given by this, ये भी हमने अभी अभी बात करी आपसे। जी का वैल्यू आपको पता है ना, वो क्या होता है ना। और उसी तरीके से आप m का वैल्यू भी लिखोगे, r का वैल्यू भी डाल दोगे, तो फिर g का वैल्यू आ जाएगा स्मॉल g का 9.81 लाइक दिस। ओके, अभी द वैल्यू ऑफ g डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ अर्थ r, ऐसा, ठीक है। एज वी गो इनसाइड द अर्थ आवर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस, वो घट रहा है, एंड नो लॉन्गर रिमेन्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, अब r के बराबर तो रहा नहीं, ओके। Along with the distance of the part of earth which contributes towards gravitational force felt also decreases, decreasing the value of m, जो कि मैंने अभी बोला कि m का वैल्यू भी घट जाता है, क्योंकि वो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, जो ये वाला पार्ट है अंदर का, है ना, जिसको मैंने रेड कलर से सेट करा है यहाँ पे, तो वो वाला पार्ट ही कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए एट द पॉइंट इनसाइड द अर्थ, अंदर के पॉइंट्स के लिए ये वाला पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। अंडरस्टूड, तो ये वैल्यू भी घट गई, इस वजह से ऐसा हुआ है। फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे ड्यू टू कंबाइंड रिजल्ट ऑफ चेंज इन आर, मतलब आर बोले तो डिस्टेंस, जो कि ये वाला लेंथ है, ओके, ये वाला, एंड एम द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी गो इनसाइड द अर्थ एंड इट बिकम्स जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ लाइक दिस। तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला होता है, मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला लिख के बताता हूँ आपको क्या होता है उसके अंदर। ये होता है जी इनसाइड इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर क्यूब, है ना, इनटू स्मॉल आर लाइक दिस, कुछ इस तरीके से होता है, जी एम अपॉन आर क्यूब इनटू स्मॉल आर, ऐसा होता है। तो इसमें स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर असल में ये वाली दूरी है सेंटर से, तो अगर आर जीरो हो जाएगा तो उस केस में ये जीरो ही हो जाता है लाइक दिस, और एग्जैक्टली आर स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर रखोगे तो ये यहाँ पे आ गया लाइक दिस। तो ये अंदर का कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन होता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अंडरस्टूड और नॉट, समझ गए क्या, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिव साइंटिफिक रीजन, किसका भाई, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दो इट्स मास इज कांस्टेंट, मतलब वेट उसका चेंज होता है पर मास कांस्टेंट रहता है। तो ये तो बड़ा आसान जवाब है ना। मैं बता देता हूं आपको दो चीजें, एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, ओके, तो इसके अंदर कुछ मैटर होता है, जैसे मान के चलो पेन ही है तो इसके अंदर मैटर है। अभी मैटर का जो स्टेट है आपने पढ़ा है कि अलग अलग स्टेट होता है, लाइक सॉलिड, गैस, लिक्विड। तो इसके अंदर ये जो पेन है ये सॉलिड का है फिलहाल, तो ओके, तो हर एक पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल से बना हुआ है, ओके, तो उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उनका कुछ ना कुछ मास है, ओके, उसका कुछ ना कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मास कहते हैं। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग है एक ऐसी क्वांटिटी जिससे उसकी फिजिकल स्टेट आप बता सको। जैसे कि मेरे बारे में बताना होगा तो तुम क्या बताओगे, ये आदमी इतना लंबा है ना, इतना मोटा है ना, इसका कलर ऐसा है, इसके बाल ऐसे हैं, तो ये हमारी फिजिकल अपीयरेंस है। वैसे ही किसी भी बॉडी के बारे में आपको बताना हो
तो उसकी भी फिजिक्स या फिर हम कह सकते हैं फिजिकल स्टेट बताने के लिए हमें बहुत सारे क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इसका लेंथ, ओके, इसका मास, ओके, इसका टेम्परेचर, ओके, इसमें जो है कितने मोल्स हैं, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। तो वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसमें से एक मास होता है, ओके। तो मास मतलब वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर पे, कितना मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है, ओके। तो मास क्या हो गया, मास को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, और ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा, मैटर प्रेजेंट, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन जो भाई साहब वेट है, क्या है वेट, वेट किस पे डिपेंड करेगा, वेट असल में होता है, वेट एक तरीके का फोर्स होता है, क्या होता है वेट, फोर्स, ये ध्यान में रखना है ना। इन बोलचाल की भाषा में हम वेट और मास एक ही समझ लेते हैं, लेकिन वेट याद रखो, वेट है असल में फोर्स। और फोर्स कौन सा फोर्स, जिस भी प्लेनेट पे है ना, उस प्लेनेट ने उस ऑब्जेक्ट पर कुछ न कुछ फोर्स लगा के रखा है, जिसको हम लोग वेट कहते हैं, ओके। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, प्लेनेट ने उस ऑब्जेक्ट पर या उस मास पर जो भी फोर्स लगा के रखा होगा, हम उसको वेट कहेंगे, क्या कहेंगे हम उसको, वेट, है ना। कौन सा वेट, वही वजन वाला वेट, ठीक है। तो वेट, तो ये फोर्स है, तो ये फोर्स कैसे निकलेगा, मान के चलिए धरती है हमारी, तो धरती ने इस एम भाई साहब पर जो है एक यहाँ पे फोर्स लगाया है, इसी को हम लोग जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं या फिर वेट कहते हैं। तो ये निकल के आता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे लिखते हैं। तो एम जी जो है वो वेट हो गया और एम उसका मास है ना। तो वो डिपेंड करता है किस पे, किस प्लेनेट पर तुम हो। धरती पे है तो जी का वैल्यू अलग, चांद पे चले गए तो जी का अलग, हम मंगल पे चले गए तो जी का वैल्यू अलग, ओके, तुम किसी और ग्रह पे हो गए तो उसमें जी का वैल्यू अलग, लाइक दैट, है ना। तो इस हिसाब से होता है, आई बात समझ में। चलो इसमें कुछ हम देख लेते हैं, जैसे कि मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स सेम एवरीवेयर, जो कि मैंने बोला फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटी का टाइप है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, एक तरीके का फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, टाइप है। हुज वैल्यू रिमेन्स सेम एवरीवेयर, हेंस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। किसी भी जगह पे जाएगा तो, जब तुम चांद पे चले जाओगे तो उसके अंदर का मैटर चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो जब चांद पे चले गए मैटर चेंज ही नहीं हुआ, तो मास चेंज नहीं होगा भाई। तो मास इज समथिंग व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, अंडरस्टूड। और वेट क्या है, फोर्स है ना। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब mg, जो कि अभी हमने कहा। as the weight depends upon the value of acceleration due to gravity, since the value of g changes from place to place, the weight of the object is different for different places। g चेंज हो गया तो चेंज हो जाएगा, मतलब प्लेनेट चेंज तो चेंज, समझ गए, बढ़े आगे, ओके चलते हैं। चलो, तो ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है, मेरे को तो बहुत आसान लग रहा है क्योंकि मैंने बोर्ड दिया है, तुमने नहीं दिया तो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर मुझे लगता है कि अगर एक बार ढंग से तुमने सीख लिया है ना, बार बार रिवाइज कर लिया, तो फिर बहुत आसान है, आराम से मार्क्स उठाए जा सकते हैं। मार्क्स तुम्हारे हाथ में कितना लेके आते हो, ठीक है, बड़े। चलो ओके नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे ही मिलता जुलता, विल द वैल्यू ऑफ जी बी सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। अब तुम बताओ, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, बताओ जी का वैल्यू क्या सेम है हर जगह पे धरती पे। अरे यार जी का वैल्यू कैसे आएगा, तो जी हमने पढ़ा यार, जी का जो है ना वो जी कुछ ऐसा है, ओके, ये अपना रेडियस है, और जी का वैल्यू हमने अभी अभी सीखा कि जी एम अपॉन क्या है, आर स्क्वायर। अब ये बोला कि धरती पे सेम है क्या हर जगह पे, तो धरती का मतलब हर जगह पे, हर जगह का मतलब क्या, हर जगह। अब देख ये क्या है अपना एक्सिस, हमने वो पता है ना घूमता है ऐसे, ओमेगा लिखा मैंने, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड होता है, नहीं पता तो आप जान लो, इसको ओमेगा बोलते हैं, डब्ल्यू नहीं बोलोगे, ठीक। तो अभी जो जी है ना, ये जी एम, तो कोई बच्चा यहाँ खड़ा हो, या बच्चा कोई यहाँ खड़ा हो, या बच्चा कोई पुल पे ही खड़ा हो, ये सबके लिए जी एम तो सेम होगा, कैपिटल जी और एम, क्योंकि जी तो एक कांस्टेंट है ही, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, ओके, तो सेम रहेगा ना। लेकिन जो ये भाई साहब रेडियस है जो कि सेंटर से आता है, ये अलग अलग होता है, आपको भी पता है। धरती पूरी गोल है क्या, नहीं। जब पूरी गोल नहीं है तो चपटी है क्या, नहीं। चपटी है या फ्लैट है कहां पे, पोल्स पे, कहां पे चपटा है भाई, पोल्स पे। तो पोल्स पे रेडियस कम होता है कि ज्यादा, तो हमको पता है कि भैया पोल्स पे रेडियस जो है वो इक्वेटर के से कम होता है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हो डिस्टेंस
थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता है, पोल पर थोड़ा कम हो जाता है। ओके, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, तो होता ही है, मान के लेते हैं। तो जहां पर रेडियस कम है वहां पर तो जी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जिसको बोलते हैं, इज एट पोल इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। क्या ये बात समझे हो मेरे भाई? समझ गए? तो जैसा होता है, मतलब प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। और किससे चेंज हो सकता है? दो और रीजन है जिससे चेंज हो सकते हैं, क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक है पहला तो हो गया शेप ऑफ अर्थ, शेप, दूसरा है रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, तो रोटेशन ऑफ, जैसे जैसे घूमता है ना, तो घूमने की वजह से इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, आपने सुना होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसमें कुछ कंपोनेंट रिड्यूस हो जाता है, तो वहां पे भी उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तीसरा क्या है? तीसरा है ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ, ऊपर चले गए तब भी हो जाएगा, तो ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ, ठीक है ना, हाइट और डेप्थ की वजह से भी ये कम हो जाता है। समझे क्या? तो ये तीन रीजन है जो कि आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, तो मैं इसका एक बार पढ़ देता हूँ क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ जी विल नॉट बी सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस, सही है, justify your answer. The shape of Earth is not exactly spherical and hence distance of a point on the surface of the Earth from its center differs somewhat from place to place. ये मैंने बोला चूंकि वही है। थर्ड है due to its rotation the Earth bulges at equator is flatter at poles. Its radius, वही चीज radius के बारे में बात करा है। Hence the value of G is highest at the poles, highest होगा, और decreases slowly with decreasing in this, तो इक्वेटर में 9.78 होगा। वही सारी चीजें लिखी है, आ गई बात समझ में? तो कुछ ऐसा होता है, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा यहाँ डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट, है ना, मास और वेट में डिस्टिंग्विश करो। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर से एक बार देख लेते हैं, है ना। मैं अभी जो लिखा है मैं उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ना, टाइम बचेगा हमारा। पहला है मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, जो कि मैटर कंटेंट है ऑब्जेक्ट में, उस पर डिपेंड करता है। वेट क्या है? एक फोर्स है जो कि जिससे अर्थ या प्लैनेट जो है वो अट्रैक्ट कर रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तीसरा है मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर, और इसमें सेकंड है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये हमने पढ़ा, प्लेस टू प्लेस आपका जी चेंज हो जाएगा तो वेट भी ऑब्वियसली, फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। मास का यूनिट लिख दो फिर, तो मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। और वेट का यूनिट क्या है? फोर्स है ना, क्या हो जाएगा? न्यूटन। बहुत सिंपल। नेक्स्ट, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? वेट जो है वो फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। यस, हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। क्यों? मतलब होगा क्या? यस, बिल्कुल होगा। मैटर, अगर कोई भी मैटर है तो उसके पास उसका कुछ ना कुछ मास होगा ना भाई, तो मास तो होता ही है ना। अगर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो फिर चर्चा ही नहीं करना है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर मैटर होगा, मैटर है तो उसका मास होगा, है ना। मैटर है तो क्या होगा? मास होगा, तो उसका मास कभी भी जीरो होगा क्या? नहीं। पर वेट जीरो हो सकता है। वेट जीरो होने के लिए जी की वैल्यू क्या चाहिए? मास तो जीरो है ही नहीं, तो जी का वैल्यू जीरो चाहिए, तो हो सकता है, यस हो सकता है। The weight of an object becomes zero at the center of earth. Yes, center of earth पे g का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए वहां पर जो वेट है वो जीरो हो गया। और कहां पे वेट जीरो होगा? स्पेस में। स्पेस में जी का वैल्यू कुछ होता है क्या? स्पेस में वो ग्रेविटेशन फ्री होता है ना, कोई भी वहां पे फोर्स नहीं लगता। कोई प्लेनेट नहीं है, मान के चलो प्लेनेट का ग्रेविटेशन फील्ड वहां है ही नहीं, है ना, अर्थ का कोई इफेक्ट है ही नहीं, है ना, तो वहां पर भी जो वेट होगा वो जीरो होगा। कैसे पता चलेगा? खड़े हो जा तू तराजू पे, जो बैलेंस है उस पर खड़े हो जा, तो वेट आएगा ही नहीं, तो उसको वेट जीरो ही तो बोलेंगे, वेटलेसनेस हो गया। समझे? तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, आंखों के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द गिवन फिगर शोइंग द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन एंड राइट द 3 लॉज रिलेटेड टू इट। ये एक सवाल है। दूसरा सवाल घुमा के क्या पूछा है? स्टेट द लॉ रिलेटेड टू द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम दे दिया है, बोलता है लिखो भाई क्या है, पहचानो कौन। पहचाना क्या तुमने?
अच्छा, पहचानते हैं। ये क्या है, धरती है कि सूरज है? सन लिखा है तो सूरज होगा। अच्छा, ये हमारा ऐसा ऐसा चक्कर काट रहा है, ये गोल गोल है क्या? नहीं, ये गोल गोल नहीं है। ये कैसा है, इस शेप को अंडा शेप बोलते हैं। अंडा शेप का मतलब इलिप्टिकल शेप। कैसा शेप हो जाएगा? इसको बोलते हैं हम इलिप्टिकल, इलिप्टिकल शेप है, इलिप्टिकल ऑर्बिट कह सकते हैं इसको। अंडरस्टूड? ओके। तो जब यहां से इलिप्टिकल ऑर्बिट ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, लाइक दिस ऐसा आया है, तो फिर ये जो है असल में एक प्लैनेट का पोजीशन को डायग्राम में बताया गया है कुछ ऐसा। तो ये प्लैनेटरी मोशन किसने बताया? तो ये भाई साहब केपलर्स ने बताया। तो एक साल और आया सवाल, स्टेट केपलर्स थ्री लॉ, है ना, थ्री लॉज ऑफ मोशन, लाइक दिस ऐसा आया। तो अभी इसके अंदर केपलर्स लॉ के बारे में इसका मतलब से पूछा है। तो केपलर्स लॉ में तीन लॉ हैं, मैं ये करके एक्सप्लेन करता हूं। पहला लॉ ये कहता है कि जो, ध्यान से सुनना एकदम रट जाएगा। पहला लॉ ये कहता है कि जो प्लेनेट है ना वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटता है। पहला लॉ क्या कहता है? प्लेनेट जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटता है। अब जो चक्कर काटता है ये गोल चक्कर नहीं है। कैसा चक्कर है? अंडा वाला चक्कर है, मतलब इलिप्टिकल चक्कर है। याद रहेगा? तो भाई केपलर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स या इलिप्टिकल पाथ विथ द सन वन ऑफ द फोकाई। और जो सन है वो कहां पे होगा? इसको फोकस कहते हैं। जैसे कि सर्कल में सेंटर होता है, वैसे ही इलिप्स में सेंटर तो होता ही है, एक साथ में एक और चीज होती है जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। ओके, उसमें जब आप इलिप्स 10th सॉरी 12th 11th में पढ़ोगे तब समझ में आएगा। फिलहाल ये समझो, इलिप्स एक ऐसा शेप है जिसके अंदर एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस, है ना। तो उसका वन ऑफ द फोकाई पे होता है। फोकी मतलब फोकस का प्लूरल है ना? दो फोकस है ना, तो इसलिए हम लोग इसको FOCUS का प्लूरल पार्ट हो गया फोकाई। ठीक है, तो फोकाई। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ भाई साहब ये कहता है, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कि जो ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, कौन सा लाइन? ये येलो वाला लाइन जो मैंने यहां से यहां ज्वाइन करवाया है, जो सन है, सन और प्लैनेट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये लाइन दिख रहा है? अभी लाइन का जो लेंथ है वो बढ़ या घट रहा है, पर ये जो भी ये लेंथ है, ये जो भी लाइन है, ये जब प्लैनेट मूव कर रहा है, जैसे ए से बी मूव करा, तो उसने कुछ ना कुछ, इस लाइन ने एरिया स्ट्रिप आउट किया है। एरिया ऐसा, एरिया एरिया बनाया है। तो वैसा ही एरिया ये सी से डी जाने में भी बनाया। अब कहा ये जा रहा है कि अगर, आई होप आपको ये कलर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है क्या? रेड, सॉरी, तो मैं इसको इस कलर से करता हूं। जब इस तरीके से जा रहा होगा, ओके, तो फिर क्या होगा कि जिस, मान के चलो ए से बी इसमें टाइम टी लगा है, तो सी से बी डी अगर टाइम टी ही लगा है तो ये एरिया बराबर है। फिर से मान के चलो ए से बी जाने में टाइम टी लगा, उसने एरिया कितना उसने स्विप आउट किया? ए। ओके, तो वैसे ही अगर सी से डी जाने में भी अगर उसको टी टाइम लगा है, तो वहां भी एरिया कितना स्विप करेगा? ए। यही बोला गया, मतलब सेम टाइम इंटरवल में द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सन एंड प्लैनेट विल स्विप सेम एरिया। ये याद रखना है, जिसको हम एरियल वेलोसिटी कहते हैं वो सेम होगा। तो वो वाला पढ़ लेते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्विप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बहुत आसान है ना, ये डायग्राम से। सेम टाइम सेम एरिया, सेम टाइम सेम एरिया, सेम टाइम सेम एरिया, टाइम अलग तो एरिया अलग। ठीक है ना, भले ही तुम्हें यहाँ पे बड़ा छोटा दिख रहा है तो क्या, समझे क्या ये? ओके, ऐसा। अभी थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ये कहता है घूमने में एक चक्कर काटने में कुछ तो टाइम लगा होगा, तो एक चक्कर काटने का जो समय है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टाइम पीरियड। मान के चलो तुम्हारी घड़ी है, तो घड़ी जो है, घड़ी के अंदर जो ये सेकंड वाली सुई है, उसको एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है? सेकंड वाली सुई 1 मिनट भाई, या 60 सेकंड। तो सेकंड वाली सुई का टाइम पीरियड 60 सेकंड हो गया। कितना हो गया? 60 सेकंड। क्या वही टाइम पीरियड घंटे की सुई का भी है? घंटा का सुई मतलब आवर हैंड, छोटा वाला हैंड। तो जो घंटे की सुई है ये, तो घंटे की सुई एक चक्कर काटने में 1 मिनट में करता क्या वो एक चक्कर? नहीं भाई, तो उसका टाइम पीरियड अलग हो गया। उसका टाइम पीरियड हो गया 24 घंटा या 12 घंटा? 12 घंटा, यस। तो 12 घंटे में वो जो घंटे की सुई है
वो एक चक्कर काट लेती है, तो हम कहेंगे घंटे की सुई की का जो टाइम पीरियड है ना वो 12 आवर्स है। आई बात समझ में? मिनट की सुई का टाइम पीरियड क्या है? तो मिनट की सुई एक चक्कर कितने में काटता है? 1 घंटे में काटता है। 1 घंटे में जो है वो पूरा चक्कर काट लेता है, 60 मिनट्स कह सकते हैं। 60 मिनट्स उसका टाइम पीरियड या 1 घंटा उसका टाइम पीरियड है। समझ आया? लाइक दिस, ओके। तो ऐसा है। तो क्या तो वही टाइम पीरियड, तो इसमें क्या कहा गया, जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर इसका रेडियस की जो लेंथ ज्वाइनिंग करा है उसके रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो वही लिखा हुआ है, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब टी। ओके, स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब टाइम पीरियड of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. mean distance क्या है? mean distance असल में यहाँ पे ये है, this is the mean distance, एवरेज, जिसको हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं। r लिखो या फिर कई जगह पे a भी लिखा जाता है, तो उसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे a है, इधर भी a है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 2a का डिस्टेंस है। कितने का डिस्टेंस है मेरे भाई? 2a का डिस्टेंस है। तो बीच सेंटर से फोकस नहीं, सेंटर से वो a का डिस्टेंस हो गया। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a का क्यूब होता है। याद रहेगा 3 लॉ। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पहला लॉ है कि जो प्लैनेट है वो चक्कर काटेगा लेकिन अंडाकार पथ पे, अंडाकार पथ मतलब एलिप्टिकल पथ। दूसरा जो है वो ये कहता है उसमें सन जो है वो फोकस पे होगा, ये भी लिखना है। सेकंड ये कहता है आपका कि जो लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट है वो इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तीसरा ये कहता है जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है कैपिटल टी, ओके, उसका जो स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। ठीक है, ये वाली चीज याद रहेगा ना? ओके, आई होप आपको क्लियर है। तो ये छोड़ के गलती से मत आना, है ना, बहुत पीटूंगा मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द फ्री फॉल? फ्री में गिर गए, है, तो फ्री में गिर गए मतलब कुछ बांधा नहीं हमने, ऐसा गिर गया। तो फ्री फॉल, व्हेन इज इट पॉसिबल? तो फ्री फॉल कब होगा? जब तुम उसको फ्री छोड़ दोगे, उसको कहीं से टाई करके नहीं रखोगे। उसको कौन लेके जा रहा है नीचे? तुम नहीं, धरती। तो जब भी किसी का भी कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा हो, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा हो तो उसको हम फ्री फॉल कहेंगे। आई बस समझ में? कुछ भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया है तुमने, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। ओके, तो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, अलोन लिखा है मतलब कोई दूसरा फोर्स नहीं चाहिए, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल इज ओनली पॉसिबल इन वैक्यूम। अंडरस्टूड? क्यों लिखा है इसने? क्योंकि अगर एयर है तो धरती तो नीचे फोर्स लगा ही रही है mg, और ऊपर भाई साहब एयर की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ड्रैग फोर्स भी कहते हैं इसको। तो वो प्रैक्टिकली जो है वो एयर आ ही जाता है। थ्योरेटिकली हम बोलते हैं एयर नहीं है, पर एयर तो रहता ही है भाई। ओके, तो वैक्यूम में फ्री फॉल पॉसिबल है, पर बहुत हद तक वो शांत रूम है आपका, तो फिर दोनों में लगभग एक ही जो है इफेक्ट आएगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, तो ऐसा आई बस समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, ऐसे भी सवाल आते हैं। तो इसमें क्या क्या ऑब्जर्व करा हमने? चलो देखो, तुम ऑब्जर्व करो। इसमें क्या ऑब्जर्व करा? दो मास है और उन दोनों के बीच डिस्टेंस है स्मॉल डी, ठीक है, और उस डिस्टेंस के बाद एक फोर्स दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? फोर्स। ठीक है, अब जो ये फोर्स दिखा रहा है, तो फोर्स कौन सा फोर्स है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये कौन सा लॉ कहता है? तो न्यूटन्स लॉ कहता है। तो डायग्राम देख के ये सारी चीजें लिख देनी है। तो पहला अच्छा, ये भी क्वेश्चन लिखा है, स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो उसके बाद ये भी सवाल है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज ट्रिपल्ड, हाउ विल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंज। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन टू ग्रेविटेशनल फोर्स इफ द मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम सॉल्व करते हैं।
अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको लिखना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स acting between the two masses, okay, will be directly proportional to the product of mass and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, full stop. The force is the force will be attractive in nature and they are central force. The force acts in the line joining between them. The force acts along the line joining between them. मतलब ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, मतलब ये फोर्स ऐसा और दूसरा फोर्स ऐसा नहीं है, गलत। तो जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ना उसको, उसी लाइन के अलोंग ये फोर्स लगेगा और अट्रैक्टिव इन नेचर है। ये बातें समझ में आ गई? तो न्यूटन्स लॉ के अंदर यही दो तीन चीजें लिखनी है। और ये फोर्स का जब इसको कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा रिलेशन, फोर्स इक्वल्स टू आ जाएगा आपका m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये एग्जैक्टली सही है क्या? नहीं, आपने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया है तो एक कांस्टेंट लगाओगे जी, कैपिटल जी आएगा, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट बोला है कि अगर डिस्टेंस दोनों बॉडी के बीच ट्रिपल हो गया तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे चेंज करेगा। तो ट्रिपल हो गया मतलब डिस्टेंस को ट्रिपल कर दो, तो हमको पता है कि एफ तो ये हो गया, तो एफ डैश जब आप लिखोगे तो लिखोगे जी m1 m2 अपॉन 3d का होल स्क्वायर, मतलब कितना, डायरेक्टली मैं 9d लिख दूं, 9d स्क्वायर। समझे क्या? यहां तक किसी को डाउट है? ओके, डिस्टेंस ट्रिपल लिखा है ना, ओके, तो अभी फोर्स कैसे चेंज होगा ये पूछा है, तो 9d स्क्वायर। अब ये जो चीज है g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, दैट इज प्रीवियस वन, तो हम f डैश इक्वल्स टू लिख सकते हैं f अपॉन 9 तो है ना नीचे, रहने दो उसको। तो हम कहेंगे कि इफ द distance between the two bodies is tripled, then the force acting between them is 1/9, या फिर हम कह सकते हैं 9 टाइम लेस हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। आई होप वी हैव अंडरस्टूड, समझ गए ना? चलो नेक्स्ट है हमारा, what will happen to the gravitational force if the mass of one of the object is doubled। दोनों में से एक ऑब्जेक्ट का मास जो है वो डबल हो गया, तो फिर से एफ डैश, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या लिखोगे, जी m1 और m2 को 2m2 लिख दो अपॉन क्या, बाकी सारी चीजें सेम है डी स्क्वायर, तो इसको 2 को बाजू में कर लो, बाकी चीजें तो ऐसे ही है, जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये तो पुराना है, तो 2 टाइम्स पुराना वाला, तो हम क्या लिखेंगे, अगर मास डबल हो गया एक उसके अंदर, तो जो आपका फोर्स है वो भी आपका डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, है ना? तो इसी वजह से ऐसा हो गया। आई होप समझ आया होगा, ठीक है, समझ गए क्या? चलो ओके, अब जो है हम ठीक है, चलो अब जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ मेटल, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, अ मेटल बॉल ऑफ मास 5 kg falls from a height of 490 meter, how much time it will take to reach the ground, है ना? ये सवाल हम कर रहे हैं, ये सवाल आखिरी सवाल है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो सेशन है उसके अंदर लेने वाले हैं। ओके, तो ये कर लेते हैं पूरा। तो 5 kg का बॉल है, हाइट जो है 490 मीटर है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, है ना? तो ये बाजू में रहने देते हैं, फिलहाल हम अपने तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक देखो, इसका मास ले लो m, और हमारे पास जो है वो इस तरीके से हाइट दे रखी है इसकी, यहाँ से यहाँ, ठीक, और हाइट जो है वो 490 दे रखा है, 490 मीटर। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, तो भी टाइम निकालना है ना, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो यानी ऐसा आपको मालूम है, टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ना, और फॉल्स फ्रॉम द हाइट, मतलब कुछ नहीं दिया तो ये मान के लेंगे इनिशियली 0 है,
ओके, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। एक है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। हम इसमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये और ये है, ठीक है। और अपने को टाइम निकालना है, तो तीसरा तो चाहिए नहीं, टाइम चाहिए ना उसके अंदर, तो टाइम किसके अंदर है? सेकंड वाले के अंदर। तो सेकंड वाला फॉर्मूला हम सेलेक्ट करेंगे, तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जो ऊपर से तुम नीचे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। एक्सेलरेशन का वैल्यू g के बराबर है ना, तो हम क्या करेंगे, s का वैल्यू रखेंगे 490, माइनस में रखोगे, साइन बहुत जरूरी होता है, इक्वल्स टू यू टी, यू का वैल्यू 0 है, प्लस हाफ ए का वैल्यू -9.8 रखोगे आप, ए भी निगेटिव है इसीलिए नीचे की तरफ मतलब निगेटिव हो गया, इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये -4.9 आएगा, है ना। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे हिसाब से, और टी स्क्वायर इक्वल्स टू 490 अपॉन 4.9, मतलब ये 0 आ गया, ये कैंसिल आउट होकर के 100 हो गया, तो टी बराबर कितना हो गया? 10 सेकेंड। ये याद रखना। अगर माइनस में कंफ्यूजन है तो दोनों को प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे सही तरीका ये है कि अगर नीचे की तरफ है तो माइनस, ऊपर की तरफ है तो प्लस, ऐसे लेके बनाते हैं। आई बात समझ में? चलो, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।